DWDM टेक्नोलॉजी असल में है क्या? देखें, DWDM बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्नोलॉजी है। और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जिस समय मैं आपको एक अपनी मल्टीप्लेक्सिंग वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ये वो प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स को आप कंबाइन करते हैं ताकि वो एक साथ किसी सिंगल मीडिया पे ट्रैवल करें। अब इसकी ज़रूरत क्यों करते हैं हम, ऐसा करने हमें क्या फ़ायदा होता है, ये मैं काफ़ी डिटेल में मल्टीप्लेक्सिंग वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और जाहिर सी बात है, हर कॉन्सेप्ट तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, वरना तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको खाली उसका रेफरेंस दे दूँगा, मल्टीप्लेक्सिंग वाली वीडियो मतलब देख लीजिएगा। मल्टीप्लेक्सिंग वाली वीडियो के अंदर हमने FDM और TDM के बारे में, जो नीचे दोनों ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको, FDM और TDM, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है। लेकिन आज हम बात करेंगे WDM के बारे में। देखिए, FDM क्या था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM क्या था? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। WDM है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह FDM के अंदर हम लोग मल्टीपल सिग्नल को मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज अलॉट करते थे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स को टाइम स्लॉट्स अलॉट करते थे। इसी तरह वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम लोग हर आने वाले सिग्नल को हम लोग एक मखसूस वेवलेंथ अलॉट कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि मल्टीपल वेवलेंथ के सिग्नल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे के साथ गड़बड़ नहीं करते, और तमाम के तमाम सेम मीडिया को यूटिलाइज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जिसने FDM के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज थी जो आपस में इंटरफेयर नहीं करती थी, या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर मल्टीपल टाइम स्लॉट्स थी, तो हर बंदा अपने अपने टाइम स्लॉट में आता था, चला जाता था, तो वहाँ पे भी गड़बड़ नहीं होती थी। इसी तरह वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर जो हमारा बेसिक आइडिया है कि भाई हर आने वाले सिग्नल को WDM सिस्टम क्या करता है, एक वेवलेंथ अलॉट कर देता है। उन अलग अलग वेवलेंथ को उठा के हम लोग एक सेम मीडिया पे लेके चले जाते हैं। अच्छा, देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक आइडिया इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ऊपर मल्टीपल चैनल मौजूद हैं। एक वॉइस का चैनल है, फिर डेटा का चैनल है, स्टोरेज है और वीडियो, मतलब मल्टीपल चैनल्स हैं। और हर एक के लिए एक जगह से सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन अलग अलग लाइन बिछी हुई है। अब मिसाल के तौर पर किसी को इस लाइन पे डेटा ना हो, ये डेटा यहाँ से ना आ रहा हो, तो ये लाइन एक्स्ट्रा बिछी रहेगी। ये लाइन पे भी डेटा ना आ रहा हो, ये एक्स्ट्रा बिछी रहेगी। तो बजाय इसके कि हम लोग सबके लिए अलग अलग लाइन बिछाएं, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम एक मेन लाइन बिछाते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उसके अंदर मल्टीप्लेक्सर को यूटिलाइज करते हुए उसकी मल्टीप्लेक्सिंग की मल्टीपल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारा मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग की बातें करूँ जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन वाली टेक्निक है, सबको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी अलॉट करते हैं ताकि सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के साथ सेम मीडिया पर ट्रैवल कर लें। अगर TDM की टेक्निक है तो हम सबको मल्टीपल टाइम स्लॉट्स अलॉट करते हैं ताकि सब अलग अलग टाइम स्लॉट के साथ एक ही मीडिया पर ट्रैवल कर लें। और अगर WDM की टेक्निक है, सबको हम मल्टीपल वेवलेंथ अलॉट करते हैं, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलें, पहले हमने PCM देखा, PCM सिस्टम आया, उसके बाद सोनेट आया, सोनेट और SDH आया। ये तीनों के तीनों सिस्टम जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रूल पे काम कर रहे थे। और PCM की जो आउटपुट थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थी, जबकि सोनेट और SDH की आउटपुट जो थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थी। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं। अच्छा, जितना भी दुनिया के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम काम कर रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती है उसका मीडिया। यानी मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से लेके कराची से लेके लाहौर तक एक ट्रांसमिशन सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो देखिए, सिस्टम आप एक कराची में रखेंगे, एक लाहौर में रखेंगे, बेशक लाखों का सिस्टम आएगा, नो, लेकिन जो कराची से लाहौर तक का जो मीडिया बिछेगा ना, वो लाखों नहीं करोड़ों में बिछेगा। सही है। अब वो जो करोड़ों का जो मीडिया होता है, यानी किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर सबसे कॉस्टली चीज़ होती है कि उसके अंदर जो मीडिया बिछाया जाता है। आजकल जो मीडिया बिछाया जा रहा है वो फाइबर ऑप्टिक है। अब फाइबर ऑप्टिक जो है लाइट वेट होता है, हाई डेटा रेट होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन, नो इंटरफेरेंस होता है, लोअर अटेन्यूएशन, इस पर मतलब अटेन्यूएशन पे बहुत कम इफेक्ट कर रही होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है फाइबर ऑप्टिक की। इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो है फाइबर ऑप्टिक जो है एक मीडिया मतलब एक फाइबर ऑप्टिक को हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैं फाइबर ऑप्टिक पे आपको बता चुका हूँ मैं।
और फिर मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जनाब जो एसडीएस सिस्टम था जो कि पीसीएम के बाद आया था, उसके अंदर ये था कि भाई हम लोग मल्टीपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेते थे मुख्तलिफ जगहों से या मुख्तलिफ सिस्टम से। लेने के बाद उनको मुख्तलिफ कंटेनर्स में रखते थे, फिर उनके मुख्तलिफ सेट्स बनाते थे, फिर आखिर में हम क्या करते थे, उसको हम ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके फाइबर ऑप्टिक पे ट्रेवल करवा देते थे। सही है। और जो एसडीएच का जो एक यूनिट बनता था वो STM1 बनता था। तो ये सारे बैकग्राउंड है जो हमने पहले बात कर ली। अब आ जाएं असल टॉपिक की जानिब कि जनाब जब आपके पास एक एसडीएच सिस्टम मौजूद था और वो सही काम कर रहा था, हमने जब एसडीएच पढ़ा था तो हमने बड़ी तारीफ़ें की थी कि भाई एसडीएच तो बहुत अच्छा सिस्टम है और ये है और वो है, बड़ी अच्छी स्पीड है, बड़ी अच्छी कंट्रोलिंग है, सारी बातें हमने उसको पढ़ ली। लेकिन अब हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि भाई एसडीएच और सोनेट के बाद अब हम जो हैं DWDM की जानिब क्यों जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आई है कि जनाब एसडीएच और सोनेट सिस्टम के अंदर ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज ऐसे आने शुरू हो गए कि भाई एसडीएच और सोनेट सिस्टम जो है ना 10G के ऊपर जब जा रहे हैं ना, यानी उनके ऊपर हम मैक्सिमम जो डेटा ट्रेवल इनकी मदद से फाइबर ऑप्टिक पे करवा सकते हैं वो 10G है या फिर 40G है, मैक्सिमम 40G। लेकिन अब हम इससे ऊपर जा रहे हैं ना तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि अब इसकी वजह से हमारा डेटा रेट खराब हो रहा है। मिसाल के तौर पे देखें, एसडीएस सिस्टम और सोनेट सिस्टम दोनों जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रूल पे काम कर रहे हैं। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आपको पता है कि हर सिग्नल को एक एक टाइम स्लॉट अलॉट की जाती है। जब एक एक टाइम स्लॉट अलॉट की जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो सिग्नल जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल का, उसके अंदर जो आपने 10G का सिग्नल आपने लिया है, मैक्सिमम आपने 10G या 40G जो मैंने बात की, एसडीएच में 40G ले सकते हैं। तो 40G का मतलब पता है क्या है, 40 गीगा बिट्स पर सेकेंड, यानी 40 गीगा बिट्स जा रही हैं एक सेकेंड के अंदर। तो इसका मतलब है जब हम इसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऐसी लेजर या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए होगा जो कि 40 गीगा बिट्स यानी 40 गीगा की बिट्स को एक सेकेंड में इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट करे और इस तरह कन्वर्ट करे या आपस में मिक्सिंग ना हो। तो हमें इसमें एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है और अगर हम इससे मजीद स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा सर्किट मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मजीद टफ होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी को हैंडल करना नियरली इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे डेटा की लिमिट्स आ गई है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज की वजह से, ड्यू टू डिस्पर्शन प्रॉब्लम। जब डेटा जो है फाइबर ऑप्टिक के ऊपर आपका डेटा एक एक इलेक्ट्रॉन एक आपकी जो ऑप्टिकल वेवलेंथ है, जब वो 40G से ज्यादा डेटा कैरी कर रही है ना तो उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके ऊपर डिस्पर्शन की प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब डिस्पर्शन क्या होती है, डिस्पर्शन में ऑप्टिकल फाइबर वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। यानी डिस्पर्शन ये होती है, थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई फाइबर ऑप्टिक के अंदर जब 40G से ज्यादा का डेटा जब ऑप्टिकल की सूरत में ट्रेवल कर रहा है ना तो डिस्पर्शन ये होती है कि भाई ऑप्टिकल के सिग्नल के साथ कुछ लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो वो आने शुरू हो गए एसडीएच के अंदर। नंबर 3, ड्यू टू ऑप्टिकल डिटेक्शन सर्किटरी, वही इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज वाली बात कि भाई आपने मैक्सिमम 40G का सिग्नल आप यहाँ से डाल सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा का सिग्नल आप डालेंगे तो अदर साइड पे आपको डिटेक्ट भी करवाना है। अदर साइड पे आपको जब सिग्नल पहुंचेगा तो वहां पे आपने 40G की ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करवाना है, तो दोबारा जो कन्वर्जन होगी उसमें भी आपके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आपकी इस्तेमाल होगी जो कि बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ट्रांसमिशन ओवर 10G इज मोर अफेक्टेड बाय डिस्पर्जन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। हाई ट्रांसमिशन पावर रिक्वायर्ड फॉर हाई बिट रेट ट्रांसमिशन, अब इसके ट्रांसमिशन की जो है पावर भी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि आपने अब आप 40G से अबव क्रॉस करते जाए तो आपको एक एक सिग्नल को आपको हैंडल करना पड़ रहा है। अच्छा, पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन अफेक्ट्स द लिमिट ऑफ ए लाइट पल्स ट्रेवल विदाउट डिग्रेडेशन। जो आपकी पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन है, मैंने भी थोड़ी पहले बात कही आपसे कि भाई आप 40G से ऊपर जा रहे हो ना तो डिस्पर्शन की प्रॉब्लम आ रही है। तो डिस्पर्शन के अंदर दो टाइप की डिस्पर्शन इसके ऊपर आ रही हैं, एक है आपके पास पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन और एक होती है CD कोहेरेंट डिस्पर्शन। WDM सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है,
देखें एसडीएस सिस्टम तो हमारे पास काम बड़ा अच्छा चला रहा था और 40G तक चला गया वो भी हमारे पास, सही है ना, और अभी भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा सा लिमिटेशन आ रही है। अब लिमिटेशन भी इस वजह से आ रही है कि आपके सामने इस वक्त ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे डेटा की कि भाई 2020 तक हमें कितना ज़्यादा डेटा रिक्वायर्ड होगा। 2013-14 में आप देख लें, 2015 में देखें, 2016-2017 में देखें, 2020 में देखें, यानी डेटा बिल्कुल आप ये समझ लें कि बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल वर्टिकल बढ़े आ रहा है डेटा, सही है। हम लोग जो हैं जितनी भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस समय आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, हम लोग डेटा हंग्री हो चुके हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, क्योंकि अब हर बंदा चाह रहा है कि उसके घर के अंदर एचडी वीडियोस डायरेक्ट आए, एचडी वीडियो एचडी कम्युनिकेशन वो करे डायरेक्ट। अगर उसने कहीं से किसी से ऑनलाइन बात करनी तो एचडी की फॉर्म में करे, यानी हाई डेफिनेशन वीडियो इस्तेमाल हो, हाई डेफिनेशन ऑडियो इस्तेमाल हो, यानी बहुत ज़्यादा डेटा रेट हमें रिक्वायर्ड हो रहा है हर घर के लेवल पे। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कितना डेटा रिक्वायर्ड होगा, फिर पूरे कंट्री या सिटी लेवल पे कितना डेटा रिक्वायर्ड होगा। तो डेटा का जो हमारे पास यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से हमें अब ऐसे सिस्टम चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हैंडल करें। जबकि एसडीएस सिस्टम के ऊपर एक लिमिटेशन आ गई है कि कुछ सेक्रेटरी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ डिस्पर्जन की प्रॉब्लम की वजह से क्या वो 40G से ज़्यादा वो करीब जा नहीं पा रहा। अब डीडब्ल्यूडीएम का बेसिक आइडिया असल में है क्या? आपने अपनी मैट्रिक की लाइफ के अंदर एक प्रैक्टिकल पढ़ा था फिजिक्स का, जिसमें था रिफ्रैक्शन, और उसमें आपने एक प्रिज्म की मदद से लाइट को ब्रेक करते हुए देखा था। यानी एक साइड से वाइट लाइट आ रही है और मल्टीपल बीम्स के अंदर ब्रेक हो रही है। आज हम बात करते हैं कि असल में है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा डीडब्ल्यूडीएम के अंदर हम लोग करते क्या हैं। देखें, ये जो हमारे पास नेचर में लाइट मौजूद है ना, ये बेसिकली 7 लाइटों का कॉम्बिनेशन है, सही है, और हर लाइट मल्टीपल वेवलेंथ की है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, तो वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ के लफ्ज से आपको कंफ्यूज नहीं हो जाइए वेवलेंथ क्या चीज़ है। तो जनाब हर लाइट जो है डिफरेंट वेवलेंथ की है, और इसको अपनी जो आपका वाइट लाइट आपको नेचर में नजर आती है, इसको मल्टीपल वेवलेंथ में ब्रेक किया जा सकता है प्रिज्म की मदद से। अब प्रिज्म ऐसा क्यों करता है? प्रिज्म ऐसा करता है रिफ्रैक्शन के रूल को सामने रखते हुए। रिफ्रैक्शन का रूल क्या है? रिफ्रैक्शन का रूल ये है कि जनाब कहीं से कोई लाइट वेव आएगी, तो देखें एक होता है डेंस मीडिया और एक होता है लाइट मीडिया। डेंस मीडिया क्या और लाइट मीडिया क्या है? डेंस मीडिया से मुराद ये है कि वो मीडिया जिसकी डेंसिटी बहुत हाई हो, मिसाल के तौर पर गिलास हो गया, पानी हो गया, शहद हो गया, ये मीडिया तो हैं। मीडिया कैसे कहते हैं? मीडिया उसे कहते हैं जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सके, यानी लाइट का मीडिया। लाइट के लिए मीडिया वो चीज होगी जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सके। लाइट लकड़ी में ट्रेवल कर सके? नहीं कर सकती। लाइट जो है लोहे में ट्रेवल कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये लाइट का मीडिया नहीं है। लाइट ट्रेवल कर सकती है कांच में से, लाइट गिलास में से ट्रेवल कर सकती है, लाइट जो पानी में से ट्रेवल कर सकती है, लाइट जो है शहद में ट्रेवल कर सकती है। ये सारे के सारे लाइट के मीडिया। लाइट हवा में से ट्रेवल कर सकती है। ये सारे के सारे लाइट के मीडिया हैं। लेकिन इन मीडियाज के अंदर कुछ मीडिया ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी हाई है, कुछ मीडियाज ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी लो है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी को और हवा को कंपेयर करें, दोनों लाइट के मीडियाज हैं, लेकिन पानी की डेंसिटी हाई है और हवा की डेंसिटी कम है। और दूसरा हम कंपेयर करें हवा को और शीशे को, तो देखें हवा की डेंसिटी कम है और शीशे की डेंसिटी हाई है। तो इसीलिए फिजिक्स का एक रूल है कि भाई अगर ये रूल आपको समझ में आ जाए भी अच्छी बात है, वरना देखें मेरे पास जो एकेडमी वेबसाइट जो आपने अभी खोली थी एकेडमी की वेबसाइट, उस पर राइट हैंड पे देखिएगा बेसिक साइंसेस का एक ऑप्शन आ रहा है जो आपके टैब ऊपर बने हुए थे ना। तो बेसिक साइंसेस का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिजिक्स का एक ऑप्शन मौजूद है, और फिजिक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारे फिनोमिना मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। यानी अगर आप बेसिक साइंस वाले टैब के ऊपर जाएंगे आप एकेडमी के अंदर, तो वहाँ पे आके सर्च करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा जनाब, रिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्शन ऐसा रूल है लाइट का कि भाई लाइट अगर किसी लाइट मीडिया से डेंस मीडिया में इंटर होती, मिसाल के तौर पे ये हवा है, यहाँ से ये प्रिज्म है, इसमें इंटर हो रही है, तो देखें अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी सरफेस है, ये देखें ये प्रिज्म की सरफेस है, इसके ऊपर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो लाइट अगर जो है किसी
रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर हो रही है तो ये परपेंडिकुलर की जानी मुड़ जाएगी। देखिए लाइट को यूं इंटर हुई, लाइट को उसको सीधा चले जाना चाहिए जहाँ पे लेकर माउस में लेके जा रहा हूँ, लेकिन देखिए लाइट यहाँ से इंटर होकर सीधा नहीं जा रही बल्कि थोड़ा सा इधर मुड़ गई है, इस रास्ते पे चली गई है। ये जो परपेंडिकुलर है ना इसकी जानी मुड़ गई है। ये है रिफ्लेक्शन का पहला रूल। रिफ्रैक्शन का दूसरा रूल क्या है कि लाइट कभी जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब एंटर होती है तो परपेंडिकुलर से दूर हट जाती है। देखें अब हम समझते हैं ये लाइट आ गई, अब पहले जो होना था इसके साथ हो गया, लेकिन अब देखें यहाँ से ये लाइट आ रही है, आने के बाद देखें इस सरफेस से जब टकरा रही है तो ये अंदर वाला डेंस मीडियम है और ये लाइट मीडियम है या रेयर मीडियम है। तो डेंस से जब लाइट मीडियम या रेयर मीडियम एंटर होती है तो ये परपेंडिकुलर है, उसूलन लाइट को यूं आके ये यूं जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है यूं सीधी नहीं जा रही बल्कि देखिए परपेंडिकुलर से दूर हट रही है। यानी जब लाइट यानी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो परपेंडिकुलर की जानिब मुड़ेगी, और जब डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में या रेयर मीडियम में जब जाएगी तो परपेंडिकुलर से दूर हटेगी। ये लाइट की प्रॉपर्टी है जो कि लाइट जो प्रिज्म में दिखाती है। अब प्रिज्म में होता क्या है, प्रिज्म में होता यह है भाई कि जब आपकी लाइट वेव आती है, मिसाल जो आपकी नेचुरल लाइट है, जब ये प्रिज्म में इंटर होती है, इंटर होने के बाद इसके अंदर जो प्रिज्म में इंटर होने जो रिफ्रैक्शन जो होती है ना, रिफ्रैक्शन खाली डायरेक्शंस चेंज नहीं करता। जी देखें अब इसने लाइट की खाली डायरेक्शन जो आपको चेंज नजर आ रही है कि भाई लाइट को यूं जाना चाहिए तो उसने यूं कर दिया, खाली डायरेक्शन चेंज नहीं करता बल्कि लाइट की वेलोसिटी पे भी इफेक्ट करता है ये। जब लाइट की वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों इफेक्टेड होंगी तो अगर ये लाइट मल्टीपल वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, जब ये इसके अंदर एंटर होगी तो यहाँ से लाइट ब्रेक होना शुरू होगी, अलग अलग देखें अलग अलग डायरेक्शन पे ये सारी रिफ्रैक्ट होंगी। जब मल्टीपल वेवलेंथ की डिफरेंट डायरेक्शन रिफ्रैक्ट होने के बाद इस एंड पे आएंगी तो और ज़्यादा एंगल में डिफरेंट फर्क आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखें एक वाइट लाइट आई, देखिए सारी लाइट जो है सबको यूं सीधा जाना चाहिए थे, यूं सीधे नहीं गए बल्कि सारे देखें नीचे साइड यहाँ पे मुड़ गए, लेकिन सब मल्टीपल एंगल के साथ मुड़े, और जब यहाँ से बाहर निकले तो मजीद मुड़ गए और देखें मजीद डिफरेंट एंगल के साथ मुड़े हैं। तो इस तरह प्रिज्म इस चीज़ को रिफ्रैक्शन वाले रूल को इस्तेमाल करते हुए वाइट लाइट को जो है आपके पास मल्टीपल सिग्नल्स के अंदर ब्रेक कर देता है। ये है जनाब आपका बेसिक DWDM। इस सारे आइडिया को हमने इस्तेमाल किया DWDM सिस्टम के बनाने में। DWDM सिस्टम के अंदर हमारा बेसिक थीम होता क्या है, DWDM सिस्टम के अंदर हम लोग यही करते हैं कि भाई एक लाइट वेव को मल्टीपल सिग्नल में ब्रेक करते हैं, फिर उसको मल्टीपल सिग्नल को दोबारा कंबाइन भी करते हैं। सही है, यानी सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा कह दिया। DWDM सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लाइट वेव्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोबारा उस एक सिग्नल को हम लोग दोबारा मल्टीपल में ब्रेक कर देते हैं। यानी ये समझ लें ये लाइट वेव आ रही है, हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीपल सिग्नल में ब्रेक कर दिया, हम चाहे तो उसको दोबारा हम कंबाइन करके आगे हम एक वेव लेंथ बना सकते हैं। यानी ये हमारा बेसिक थीम है जो कि हम लोग DWDM सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बेसिक थीम है बेसिकली रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से। अब जब पूरी दुनिया के अंदर जब ये बात देखी गई कि हाँ भाई SJ सिस्टम और DWDM सिस्टम के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, तो सोल्यूशन क्या है कि भाई अब हम क्या काम करें, क्योंकि अब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक तो हमें पता है कि यार हम कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक जो है हम उसको कह सकते हैं कि नियरली अनलिमिटेड डेटा को ये ट्रैवल करवा सकता है। तो फिर हम SDH की वजह से, हम सोनेट की वजह से हम डेटा की मोहताज क्यों कि भाई हम 40G से ज़्यादा नहीं जा पा रहे। तो जब साइंसदानों ने इस पे मज़ीद काम किया, इंजीनियर्स ने मज़ीद काम किया, तो उनको जहन में भी टेक्निक आई कि जनाब अब हम एक काम ये करते हैं कि हम लोग जो हैं 40G से हम आगे नहीं बढ़ते, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम ये काम करते हैं कि 40G की जो हमारे पास ऑप्टिकल के सिग्नल आ रहे हैं ना, इस जैसे कई ऑप्टिकल के सिग्नल्स हम लेते हैं, उन तमाम ऑप्टिकल के सिग्नल्स को मल्टीपल वेवलेंथ अलॉट करते हैं, उन सबको एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, गुजारने के बाद उनसे हम एक वेवलेंथ सबको एक साथ एक फाइबर पर ट्रैवल करवाते हैं। क्योंकि आपने प्रिज्म का ये इफेक्ट देखा था, इसमें देखें मल्टीपल वेवलेंथ्स आई, प्रिज्म से गुजरी, और सब ने देखें एक लाइट के फॉर्म में ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर अदर एंड पे जब ये आया, आने के बाद देखें यहाँ से इसको दोबारा ब्रेक करके हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं। यानी जो रेड कलर की लाइट है अगले एंड पे हमें रेड कलर की मिल जाएगी,
येलो कलर की लाइट अगले एंड पे येलो कलर मिल जाएगी। ये जो मल्टीपल कलर नजर आ रही है मल्टीपल वेवलेंथ की वजह से आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रिज्म के इफेक्ट की वजह से एक लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर अदर एंड पे जो है वो एक लाइट को ब्रेक करके दोबारा उनके मुतालिका लाइटों में ब्रेक कर सकते हैं और वहां से अपना डेटा ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास हर वेवलेंथ जो है ना 10G से ज्यादा की हमारे पास वेवलेंथ नहीं होगी। सही है। तो जब 10G से ज़्यादा की वेवलेंथ नहीं होगी तो क्या होगा हमारे पास? देखें मैंने आपसे क्या कहा कि भाई 10G से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फिर मैंने बोला कि भाई डिस्पर्जन की प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमें वो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। फिर मैंने ये बोला कि भाई हमें अदर एंड पे जहाँ पे हम ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करवा रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हमें वो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। यानी DWDM हमारे इन तमाम मसाइल का हल करेगा। DWDM सिस्टम ने क्या काम किया? इंक्रीज द नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑन ए फाइबर। यानी पहले एक फाइबर की एक वेवलेंथ जा रही थी 10G की, उन्होंने अब DWDM सिस्टम ने क्या काम कर दिया? इसने ये कर दिया कि भाई मल्टीपल वेवलेंथ्स अलॉट करके उन सबको प्रिज्म इफेक्ट के तहत एक लाइट की बीम बना के उनको सीधा लाइट ट्रेवल करवा दी एक फाइबर के ऊपर। WDM टेक्निक इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सिग्नल कैरिंग मीडियम, यानी जो फाइबर ऑप्टिक की जो कैपेसिटी बढ़ा देता है। WDM टेक्निक असाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ वैल्यू टू एवरी इनकमिंग सिग्नल। हर आने वाले सिग्नल को मल्टीपल वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज अलॉट करता है वेवलेंथ की। दीज सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड, उन सबको मल्टीप्लेक्स किया जाता है उन्हें सिंगल शेयरी मीडियम, एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक के ऊपर, वही प्रिज्म वाले इफेक्ट के तहत जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। सोनेट एंड SDH यूजेस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एंड ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ये SDH और सोनेट जो थे ये भी ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन करवाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन ये एक सिंगल वेवलेंथ में कम्युनिकेशन करवाते थे। जबकि WDM सिस्टम ट्रांसमिट डिफरेंट वेवलेंथ फॉर एवरी सिग्नल, यानी हर सिग्नल के लिए डिफरेंट वेवलेंथ उसको अलॉट कर देता है, सबको एक साथ कंबाइन करके एक ही मीडिया पे ट्रेवल करवा देता है। एवोल्यूशन ऑफ DWDM। जब DWDM सिस्टम बना तो 1980s के अंदर पहले इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल पर्पस क्या किया? इन्होंने दो वेवलेंथ को एक फाइबर ऑप्टिक पे ट्रेवल करवा दिया, तो बड़ा सक्सेसफुल रहा कि हाँ भाई बड़ा अच्छा काम हो गया। तो 1990s के अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट आई, फिर तकरीबन 8 वेवलेंथ को उन्होंने उठा के एक जगह पर ट्रैवल करवा दिया एक ही सिग्नल के ऊपर। उसके बाद फिर 1990 16 वेवलेंथ को ट्रैवल करवाया। उसके बाद 1990s के लेट आखिर के अंदर जो है ये लोग पहुंच गए अपना 64 वेवलेंथ तक पहुंच गए ये लोग। ये सारी बातें चल रही हैं अब, लेकिन अब जो आज का सिस्टम अवेलेबल है वो तकरीबन 160 वेवलेंथ को कंबाइन करके एक ही फाइबर पे ट्रैवल करवा रहे हैं। तो अब आप लोग सोचो कि यार 160 वेवलेंथ 160 वेवलेंथ को कंबाइन करके एक ही फाइबर पे DWDM सिस्टम ट्रैवल करवा रहा है, और एक एक वेवलेंथ को अगर हम समझ लें कि यार मैक्सिमम कैपेसिटी अगर समझ लें कि यार एक एक वेवलेंथ की मैक्सिमम कैपेसिटी 10G है, तो आप सोचो कि यार 10G को मल्टीप्लाई करो 160 के साथ तो कितना ज़्यादा डेटा DWDM सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रहा है यूजिंग WDM की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। DWDM सिस्टम है क्या? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जाहिर सी बात है जब आपने बहुत सारा डेटा एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करवा दिया है सेम फाइबर को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर सबसे कॉस्टली चीज़ क्या है? मीडिया है, और उस मीडिया की आपने कैपेसिटी को इस्तेमाल किया फुल तरीके से, तो यानी भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो हो गई इसके अंदर। मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट, यानी अब ये जो उसके पास सिग्नल आ रहे हैं ना, मैंने आपसे क्या बात बोली, WDM सिस्टम क्या कर रहा है? मल्टीपल आने वाली वेवलेंथ को उनको जो है ना एक एक मखसूस वेवलेंथ, मल्टीपल आने वाले सिग्नल को जो है ना एक एक वेवलेंथ असाइन कर रहा है। भाई ये तुम्हारी वेवलेंथ, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी इतनी है, तुम्हारी इतनी है, तुम्हारी इतनी है, तुम्हारी इतनी है। सही है। इसको गर्ज नहीं है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। वो सिग्नल सोनेट से भी आ सकता है, वो सिग्नल SDH से भी आ सकता है, वो सिग्नल ATM से भी आ सकता है, फ्रेम रिले से भी, कहीं से भी आ रहा है सिग्नल, उसको कोई गर्ज नहीं है। ये क्या कर आने वाले सिग्नल को एज ए ऑप्टिकल सिग्नल अपने अंदर ले रहा है और उसको एक मखसूस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को असाइन कर देता है बस। स्केलेबिलिटी इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, रिलायबल सिस्टम है, ये सारी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं कि भाई हम जो SDH सिस्टम से DWDM सिस्टम पर आए थे, इसमें आने की हमने एक वजह पड़ी डिस्पर्जन की, कि यानी जब हमारा सिस्टम, सबसे आखिरी लाइन पहले पढ़ दें, बल्कि डिस्पर्जन को पहले पढ़ते हैं। डिस्पर्जन है क्या? इट इज़ द ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट पल्सेस, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर लिमिटिंग द सिग्नल ट्रांसमिशन
Excessive spreading broadening cause bits to overflow their time slots and overlap। ये सारी बातें इंग्लिश में छोड़ें, इसको मैं आपको सादा सादा बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक ऑप्टिकल सिग्नल पे ट्रैवल करवाया, सही है। जब ये ऑप्टिकल सिग्नल जब इलेक्ट्रिकल को आपने ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑप्टिकल फाइबर पे आपने ट्रैवल करवा दिया। ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रैवल करने के बाद जब ये अदर एंड पे पहुंचता है तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो वेवलेंथ ना थोड़ी सी बीच में जो फाइबर ऑप्टिक का मीडिया है और बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताई थी, सारे इफेक्ट की वजह से ब्रॉडनिंग यानी ये जो अपने देखें यहाँ पे किस तरह ये दोनों एक लिमिटेड थे, क्योंकि टाइम यहाँ देखें मैंने आपको क्या बोला था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है आपकी। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी भी एसडीएस सिस्टम के अंदर कि एसडीएस सिस्टम के अंदर आपने डेटा दिया, उसको आपने फाइबर ऑप्टिक पे डाला, तो वो टाइम डिवीजन का डेटा था। टाइम डिवीजन में क्या होता था कि भाई तुमने फला देखो ये सिग्नल को आपने इतना टाइम दे दिया, फिर इतना गैप दिया, इतना टाइम दे दिया, सही है। आपने ये बात बोली थी। जब आपने उसको फाइबर ऑप्टिक पे ट्रैवल करवा के दूसरी जगह भेजा तो वहाँ पे देखें ये दोनों सिग्नल बीच में टाइम खा गए एक दूसरे का, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये बीच की टाइम स्पेस जो है दोनों ब्रॉडनिंग हो गई, यानी इनके सर्किट इनका ये जो है ना सिग्नल की विड्थ फैल गई है। तो अदर एंड पे जो डिटेक्शन सर्किट लगा हुआ होगा ना, उसको पता नहीं चलेगा कि यार पहला सिग्नल कहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर कहाँ पे गैप आया, फिर दूसरा सिग्नल कहाँ से ख़त्म हुआ। इसकी वजह से होती है इंटर सिग्नल इंटरफेरेंस, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, यानी इन दोनों के आपस के दरमियान में जो है ना इंटरफेरेंस हो जाती है। और ये सारा ट्रांसमिशन मीडिया की वजह से होता है। और ये डिस्पर्शन का इफेक्ट कब ज़्यादा होता है? डिस्पर्शन का इफेक्ट होता है 10G या 40G से, जब आप ज़्यादा अपनी ट्रांसमिशन करते हैं। क्यों 10G 40G का मतलब कि आप टाइम स्लॉट को छोटे से छोटा बीच में करते जा रहे हैं। टाइम स्लॉट यानी आप कम से कम बीच में गैप दे रहे हैं और कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को ट्रैवल करवा रहे हैं। अब जितने ज़्यादा सिग्नल्स को आप लोग ट्रैवल करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में और ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। तो ये जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का इफेक्ट जो है ना और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। इससे नुकसान क्या होगा कि अदर एंड पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है कि यार तुम लोग जब 10G पे आए, अब 40G पे आए, इससे ज़्यादा मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। आप अपना सर्किट जो है ना एडवांस और कर लो। अब वो एडवांस मजीद करना और इस इंटर सिंबल इंटरफेरेंस से बचना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ये डिस्पर्जन का इफेक्ट जो है ना ये आपको मार रहा है एसडीएस सिस्टम के अंदर। डिस्पर्जन दो टाइप की होती है, क्रोमेटिक डिस्पर्जन होती है और एक होती है पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन। क्रोमेटिक डिस्पर्जन क्या करती है? कॉजेज पल्स ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ये जो आपकी वेवलेंथ की वजह से ब्रॉडनिंग होती है, इसकी वजह से होती है। लेकिन एक दूसरी डिस्पर्जन होती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन। ये होता है पोलराइजेशन का इफेक्ट जो होता है जो आपके फाइबर के अंदर, जब मैं आपको एक बात बता रहा था कि भाई फाइबर की शेप की वजह से ये पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन होती है कि भाई आपके फाइबर की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सिग्नल जो होता है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो इसमें पोलराइजेशन जो होती है वो थोड़ी सी इसके अंदर आउट हो जाती है। और ये सारा इफेक्ट आता है जब आप 10G या 40G से ऊपर जब जाते हो तो उसके बाद आपका सिग्नल जो है ना इन डिस्पर्जन की वजूहात की वजह पे, यानी कि क्रोमेटिक डिस्पर्जन की वजह से, पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन की वजह से आपका सिग्नल तबाह होना शुरू होता है। तो इसी बेस की वजह से आप लोग जो है एसडीएस से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। फिर जब ये DWDM का आइडिया आया, अब DWDM सिस्टम करता क्या है? DWDM सिस्टम इज अ मल्टी चैनल ट्रांसमिशन, यानी मल्टीपल सिग्नल को एक ही चैनल पर ट्रांसमिट करवा देता है। बिल्कुल बात सही है। कैपेसिटी अपग्रेडेशन, इसकी वजह से कैपेसिटी अपग्रेड हो गई है, ये भी बात सही है। कंपैटिबल विद ओल्ड इंस्टॉलेशन, जस्ट मोर एंड मोर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, यानी आप ये जो पुराने जो सिस्टम है ना इनके साथ कंपैटिबल है। बस आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमीटर को एक ही जगह पे जमा करके सारे सिग्नल उठा उठा के DWDM को देने। वो सबको लेगा, सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ असाइन करेगा और ये सिस्टम पे डाल के जगह दूसरी जगह पर भेज देगा। If we go for data upgradation in time division multiplexing, we need to work more for time slots allocation, which is more complex and will increase its cost। यानी अगर हम यही काम अगर हम अपना डेटा रेट बढ़ाते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वाले सर्किट्स के अंदर, जैसे PDH के अंदर या SDH के अंदर अगर हम ये काम करते तो उसमें मोर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती और मोर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती जाती, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती जाती, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज आने शुरू हो जाते। जबकि DWDM सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है,
हमने टीडीएम वाला चैनल को छोड़ दिया। हमने कहा तुमने टीडीएम तुमने बना लिया ना, तो मैक्सिमम 10G तक लेकर आ गया ना, बस सही है, यही हमें उठा के दे दो डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम के अंदर। हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर जो इसको डिफरेंट वेवलेंथ असाइन करेंगे और उसको कंबाइन करके एक जगह दूसरी का पहुंचा देंगे। यानी टाइम डिवीजन वाला चैनल हमने खत्म कर, सॉरी टाइम डिवीजन वाली टेक्निक को हमने आगे मजीद यूटिलाइज नहीं किया, उसको बस हमने 10G तक रखा। उसके बाद फिर हम डब्ल्यूडीएम वाली टेक्निक को यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम आगे ले गए। In long distance communication, high data rate optical signal regeneration is more complex task. जाहिर सी बात है, अब हाई डेटा रेट को आपने एक जगह दूसरी का भेजना है, आप 10G को या 40G को एक जगह दूसरी का भेज रहे थे पहले, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा था तो डेटा रेट भी बढ़ाते जा रहे थे, आप डिस्टेंस को आपको बढ़ाना था तो आपकी डिस्पर्जन के इफेक्ट भी बढ़ते जा रहे थे, तो जब भी आप 40G से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। वी कैन राउट डेटा इन DWDM बाई यूजिंग इट्स वेवलेंथ। देखें, हमने क्या कहा कि हमने ये कह दिया कि भाई हर सिग्नल को, आने वाले सिग्नल को हम क्या करेंगे, एक एक वेवलेंथ असाइन कर देंगे ताकि सबकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहेगी, सबकी अलग अलग शनाख्त रह सके। फिर हम क्या, जब सबकी अलग अलग शनाख्त है ना, तो हम किसी भी स्टेज के ऊपर हम किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को उठा के उसकी राउटिंग करवा सकते हैं। अब राउटिंग क्या होती है, ये मैं आपको ट्रांसमिशन बेसिक ट्रांसमिशन वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। राउटिंग असल में होती क्या, वहाँ पे हम आईपी पैकेट्स की बेस पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो डीडब्ल्यूडी सिस्टम के अंदर हम किसी भी आने वाली वेवलेंथ को जो है, किसी भी आने वाले सिग्नल को जो है उसकी वेवलेंथ की वजह से शनाख्त करके उसको हम एक जगह से दूसरी का राउट करवा सकते हैं आराम से। अच्छा, SDH इज टाइम बेस्ड सिस्टम वाइल DWDM इज वेवलेंथ बेस्ड सिस्टम, बात सही है। अच्छा, DWDM टर्मिनल कैन कैरी अप टू 80 वेवलेंथ और 40 वेवलेंथ, यानी 40, 80 और जो अब आने वाले मजीद जो सिग्नल्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो 128 या 160 वेवलेंथ तक ये काम कर रहे हैं आजकल। अच्छा देखें, वही जो DWDM वाला बेसिक आइडिया था उसको एक मरतबा यहाँ पे देखें एक्सप्लेन किया गया है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइट आई, उस लाइट को आपने प्रिज्म में दिया, प्रिज्म में देने के बाद उस लाइट ने क्या किया, वो सिंगल लाइट थी, उसको आपने प्रिज्म में दे दिया। प्रिज्म में देने के बाद जो है आपने देखा कि लाइट जो है मल्टीपल पार्ट्स में टूट गई, और मल्टीपल पार्ट्स को आपने लेंस के ज़रिए, लेंस के अंदर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि भाई फोकल पॉइंट्स का, तो ये मल्टीपल फाइबर्स के अंदर उन फोकल पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए आपने मल्टीपल फाइबर में ट्रैवल करवा दिया। सही है, यानी आपने एक लाइट को ब्रेक करके उसको मल्टीपल सिग्नल में ये आपकी रिसीविंग साइड पे हो सकता है। ट्रांसमिशन साइड पे क्या होगा, ट्रांसमिशन साइड पे जो होगा आपके पास मल्टीपल लाइट्स यहाँ से आ रही हैं, इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, उन सारी लाइट्स को आपने उठा के प्रिज्म पे दिया, प्रिज्म ने उन सारी लाइट्स को कंबाइन करके एक सिंगल लाइट यहाँ से निकाली, हाँ भाई फाइबर ऑप्टिक पे डाल दी। जब ये फाइबर ऑप्टिक पे चल के दूसरे एंड पे पहुंची तो वो यहाँ पर आई, यहाँ पे आने के बाद दोबारा प्रिज्म पे गई, प्रिज्म पे जो इसको ब्रेकअप किया, ब्रेक करने के बाद मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट मल्टीपल एंगल के साथ यहाँ से ट्रांसमिट हुई, उसको हर एक अलग अलग सिस्टम में भेज दिया। हाँ भाई ये तुम्हारी लाइट है, ये तुम्हारी लाइट है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी वेवलेंथ थी ये थी, तुम्हारी लाइट ये वाली, तुम्हारी ये थी, ये थी, सबको आपने अलग अलग 160 चैनल तक अब मैक्सिमम अभी फिलहाल मौजूद हैं। ये है आपके पास WDM सिस्टम का बेसिक वर्किंग डायग्राम। इसमें देखिए मल्टीपल लाइट के सिग्नल आ रहे हैं, उन सबको आपने एक सिंगल फाइबर पे एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रैवल करवा दिया। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल सिग्नल्स हैं, कोई 2.5G का सिग्नल आ रहा है, कोई 10G का सिग्नल आ रहा है, उन सबको DWDM सिस्टम क्या कर रहा है, सबको अलग अलग वेवलेंथ असाइन की, एक सिंगल फाइबर पे, एक ही फाइबर पे। अच्छा, DWDM सिस्टम की प्रॉपर्टी ये भी है, इट एनेबल्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओवर अ सिंगल फाइबर, यानी एक ही फाइबर है ना, इसमें यहाँ से यहाँ भी कम्युनिकेशन और यहाँ से यहाँ पे भी हो रही है। यानी आपको ट्रांसमिटिंग का फाइबर और रिसीविंग का फाइबर अलग अलग नहीं करना, एक ही फाइबर पर दोनों डाल कर ट्रैवल करवा दो। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। वजह ये कि इसकी वेवलेंथ अलग है, उसकी वेवलेंथ अलग है। देखिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ WDM सिस्टम की, और सम टाइम में मैं कह रहा हूँ DWDM सिस्टम। देखिए WDM इज अ टेक्निक, WDM वो टेक्निक है जिसमें आप लोग हर आने वाले सिग्नल को एक एक वेवलेंथ असाइन कर देते हैं। सही है, इस टेक्निक की बेस पे आगे दो सिस्टम बने, एक कहलाता है CWDM और एक कहलाता है DWDM। CWDM कर्स WDM जो आपके सामने लिखा हुआ, और DWDM है डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डेंस WDM आपके सामने लिखा हुआ। सही है, CWDM ये खत्म, ये समझो कि अभी ज्यादा फेमस नहीं, ज्यादा यूज भी नहीं हो रहा। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, बल्कि मैं आपको ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे आते हैं।
देखिए CWDM सिस्टम के अंदर जो है, जो आपका मल्टीपल वेवलेंथ ना, इनके दरमियान में जो गैप था वो ज़्यादा है, 20 नैनोमीटर तक का इनके दरमियान गैप है। जबकि आपके पास जो डेंस DWDM है ना, इसके चैनल्स के दरमियान में स्पेसिंग कम है। यानी डेंस क्या किसे कहते हैं? डेंस कहते हैं कि भाई एक ही जगह पे ज़्यादा रश हो जाना, एक ही जगह पे ज़्यादा, यानी आपने कम जगह के ऊपर कम गुंजाइश के अंदर ज़्यादा चीज़ें घुसेड़ दी हैं। तो इसे हम कहते हैं डेंस हो गया है बहुत। कराची का डेंस पॉपुलेटेड एरिया, कराची के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। क्यों? कि भाई बहुत कम एरिया पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए गुंजान आबाद एरिया। तो DWDM के अंदर जो है, एक कम से कम जगह को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जबकि CWDM सिस्टम के अंदर इनके ज़्यादा बैंडविड्थ को यूटिलाइज करते हुए कम सिग्नल को भेजा जाता है। अब इसमें ऐसा क्यों किया जाता है, इसमें ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए बोथ सिस्टम बोथ आर नंबर ऑफ चैनल, इन दोनों के अंदर चैनल बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि DWDM के अंदर चैनल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सिग्नल को भेज सकते हो, आप CWDM के अंदर कम भेज सकते हो। अच्छा, चैनल स्पेसिंग जो है CWDM के अंदर है 20 नैनोमीटर की। यानी इन चैनल के दरमियान में स्पेस, हाँ भाई, ताकि पता चले ये चैनल, ये एक चैनल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। जबकि DWDM के अंदर ये जो स्पेस है 1 नैनोमीटर या इससे भी कम है। यानी देखिए बहुत कम स्पेसिंग इस्तेमाल, यानी बहुत डेंसिटी के साथ इसके अंदर भेजा जाता है। यानी तो आप कह सकते हैं CWDM सिस्टम के अंदर कम बैंडविड्थ या कम, सॉरी, CWDM सिस्टम के अंदर ज़्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हुए आप कम सिग्नल भेज रहे हैं, जबकि DWDM सिस्टम के अंदर आप कम बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा सिग्नल को भेज रहे हैं। अच्छा, पावर जो है DWDM के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा चैनल को सिग्नल को भेज रहा है। CWDM के अंदर सिस्टम पावर रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि सिग्नल को भी कम भेज रहा है वो। कॉस्ट जो है DWDM सिस्टम की 4 to 5 टाइम्स हाई है। बिल्कुल होगी, जाहिर सी बात है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा सिग्नल्स को कम बैंडविड्थ को यूटिलाइज करते हुए भेजे, जबकि CWDM सिस्टम जो है ज़्यादा बैंडविड्थ को यूटिलाइज करते हुए कम सिग्नल्स को भेज रहा है। तो उसकी कॉस्ट कम है, जबकि DWDM सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, सिग्नल एम्पलीफिकेशन लेवल में डिफरेंट होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन जो है इसकी ज़्यादा होती है DWDM सिस्टम की, CWDM सिस्टम की कम होती है। तो DWDM सिस्टम जो ज़्यादा फेमस हो चुका है, ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, इसलिए हम WDM टेक्निक का जब भी नाम आता है तो हम DWDM सिस्टम ही बोलते हैं। जबकि WDM इज़ अ टेक्निक, DWDM इसका फ्लेवर है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। चलिए जी, अब ये बात थोड़ी सी बात कर लें DWDM सिस्टम की, कि बस सिस्टम ये बेसिकली होता क्या है। देखें, इसमें आपको DWDM मल्टीप्लेक्सर एक साइड पे लगा हुआ है और DWDM डीमल्टीप्लेक्सर अदर एंड पे लगा हुआ है। बीच में आपके पास फाइबर एम्पलीफायर लगे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात करूं कि भाई जो आपके पास पहले SDA सिस्टम थे ना, उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था कि अगर कराची से लेके लाहौर तक का एक फाइबर, आप एक कम्युनिकेशन चैनल आपने बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, कराची के अंदर SDA सिस्टम लगाओगे, लाहौर के अंदर SDA सिस्टम लगाओगे। बीच में आप लोग कई जगह पे आपको रीजनरेटर रखने पड़ते थे। रीजनरेटर क्या करते थे? रीजनरेटर ये करते थे, हर 40 से 50 किलोमीटर पर आप एक रीजनरेटर रखते थे। वो क्या करता था, वो ऑप्टिकल सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, उसको रीजनरेट करता था, फिर दोबारा उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दोबारा फाइबर पे भेजता था। फिर 40 किलोमीटर के बाद सेम प्रोसेस होता, फिर 40 किलोमीटर सेम प्रोसेस होता। इस तरह आपने कराची से लेके लाहौर तक, ये पहले वाले लिंक की बात करें, कराची से लेके ये लाहौर तक आपने 10G का एक लिंक लगा दिया। अब आपका डेटा तो ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ भाई 10G का एक लिंक चल तो रहा है आपका, लेकिन उससे क्या हो रहा है, इतने सारे बीच में आपने रीजनरेटर लगा दिए, सही है। फिर आपको जो है, आपने बोला यार नहीं, यार मुझे 10G से ज़्यादा और कैपेसिटी चाहिए। आपने एक दूसरा लिंक लगाया कराची से लाहौर तक का, फिर तीसरा लिंक लगाया आपने, फिर चौथा लिंक लगाया। हर लिंक के अंदर बीच में 40 किलोमीटर दोबारा रीजनरेट हो रहे हैं। तो आपको सोचो कि यहाँ से कराची से लेके लाहौर तक के 4 आपके चैनल लगे हैं, और उसमें कितने ज़्यादा, हर 40 किलोमीटर कितने ज़्यादा रीजनरेटर लग रहे हैं, सही ना। DWDM सिस्टम क्या करता है? DWDM सिस्टम क्या करता है भाई, आपके वही चारों सिग्नल को उठा के एक ही मल्टीप्लेक्सर में लगा के, एक उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलॉट कर देता है, और एक ही फाइबर पर सबको ट्रैवल करवा देता है, सही है। और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो विदाउट बीच में किसी रीजनरेटर के इन्वॉल्वमेंट के, ये तक समझो 100 से 100 से लेके 120 किलोमीटर तक डेटा को ट्रैवल करवाता है। उसके बाद इसको ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत भी जो पड़ती है, इसके अंदर लगता है ऑप्टिकल एम्पलीफायर। इसमें रीजनरेटर बीच में नहीं लगता, इसमें लगता है ऑप्टिकल एम्पलीफायर।
ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है? रीजनरेटर तो ये था कि भाई वो क्या करता था, ऑप्टिकल सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था, फिर दोबारा उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता था। जबकि ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, वो आने वाले ऑप्टिकल सिग्नल को डायरेक्ट एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा देता है। यानी बीच में जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन वाला था काम था ना, ऑप्टिकल से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से दोबारा ऑप्टिकल, ये जो कन्वर्जन थी ये खत्म हो गई। पहला काम तो ये हुआ डीकोडिंग आने से। फिर दूसरा काम ये हो गया कि भाई आपको 120 किलोमीटर के बाद ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाने की जरूरत पड़ रही है। जहां आपको 120 किलोमीटर के अंदर 3 रीजनरेटर लगने थे, वहां अब 120 किलोमीटर पे एक लग रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको 4 चैनल को हैंडल करने के लिए इतने सारे, देखो रश कितना लगा हुआ है यहाँ पे रीजनरेटर का बीच के अंदर, ये सारे बीच में रीजनरेटर इतने सारे। तो और यहाँ पे देखो कराची से लाहौर तक देखो 120 समझो, आप समझ लीजिए डिस्टेंस टोटल कराची से लाहौर तक का। तो आप देख लो टोटल 3 ऑप्टिकल एम्पलीफायर बीच में आए, 120 के बाद यहाँ पे हर 40 किलोमीटर एक ही रीजनरेटर आते हैं। ये भी आपका डीडब्ल्यूइंग सिस्टम के आने का फायदा हुआ है। अच्छा, वही बातें यहाँ पे गई हैं कि भाई उनको अलग अलग ऑप्टिकल सिग्नल फ्रीक्वेंसी अलॉट किया थी डीडब्ल्यूइंग सिस्टम के अंदर, सही है ना। अच्छा, डीडब्ल्यूइंग सिस्टम जो है आपके पास सी बैंड के अंदर ऑपरेट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1530 से लेके 1560। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर जो एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। अच्छा, कमर्शियल सिस्टम यूजेस 40 चैनल्स, 80 चैनल्स, और अब जो जा रहा है 160 चैनल तक जा रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग जो है लेस देन 1 नैनोमीटर, जो आपकी डी डब्ल्यू की प्रॉपर्टी है, सी डब्ल्यू की प्रॉपर्टी नहीं है ये है डी डब्ल्यू की प्रॉपर्टी। वो भी डब्ल्यू टेक्निक को यूज़ कर रहा है सी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू ये भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इसमें फ़र्क क्या था, उसमें था कि वो 20 नैनोमीटर की बीच में स्पेसिंग इस्तेमाल करता था, और ये 1 नैनोमीटर से भी लेस देन उस कैपेसिटी को ये इस्तेमाल करता है। अच्छा, कमर्शियली इट कम्युनिकेशन डिस्टेंस इज अप टू 1200 से लेके 1500 टोटल, और अब तो 4,000 किलोमीटर तक के भी सिस्टम आ रहे हैं। हाई बिट रेट रिक्वायर्ड हाई पावर, इसमें हाई पावर लगती है, जाहिर सी बात है। अच्छा, लो चैनल स्पेसिंग रिक्वायर्ड मोर प्रिसाइज लेजर इक्विपमेंट। हाँ भाई, इसके अंदर लेजर जो है ना, जो आपके पास जो लेजर इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है डीडब्ल्यूडी के अंदर, क्योंकि उन्होंने आपने इतनी माइनर सी स्पेसिंग के साथ एक एक सिग्नल को भेजना है। यानी एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के दरमियान 1.1 नैनोमीटर की स्पेसिंग है। 1 नैनोमीटर आपको पता है ना कितना छोटा होता है, 10 की पावर -9, वो तो 1 नैनोमीटर, ये 0.1 नैनोमीटर, यानी उसका भी 10% लेस करो, बहुत छोटी स्पेसिंग है बीच के अंदर। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लेजर की ज़रूरत होती है इसके अंदर। नीड अ लेजर सोर्स विद एक्सीलेंट वेवलेंथ स्टेबिलिटी, यानी ऐसी लेजर सोर्स की जरूरत होती है जो कि स्टेबल हो, यानी वर्किंग को पता चला भाई आज जिस वेवलेंथ में काम करिए, कल जो है 0.1 का फर्क आ गया, भाई 0.1 का फर्क आ गया तो सिग्नल ही तुमने चेंज कर दिया। यानी ऐसी लेजर जो बिल्कुल स्टेबल हो, ऐसी लेजर सोर्स हो, ऐसी लाइट सोर्स जो बिल्कुल स्टेबल हो, अपनी वेवलेंथ चेंज ही ना करती हो, तो वो इसमें इस्तेमाल होती है। It is independent of protocol and bitrate. It can carry ATM signal, SONET system, IP ट्रैफिक, सबको उठा उठा के ले आती है। बस कोई शर्त क्या होती है, हाँ भाई तुमने ऑप्टिकल सिग्नल दो, हम उसको जो है डिफरेंट वेवलेंथ असाइन करके ट्रैवल करवा देंगे बस। जनाब, अभी हमने बात कही कि भाई डीडब्ल्यूडी सिस्टम के अंदर ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगता है। वो जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगता है ना, उसका नाम है इरिबियम डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर। ये करता क्या है, ये एम्पलीफायर जो है ये आया है रीजनरेटर की जगह पे। पहले रीजनरेटर लगते थे एसडीएस सिस्टम के अंदर, अब ये लगने शुरू हो गए ऑप्टिकल एम्पलीफायर। जब से ऑप्टिकल एम्पलीफायर ये आया है, जब से डीडब्ल्यूएम का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि जनाब जब डीडब्ल्यूएम सिस्टम को बनाया गया तो उसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी कि यार कि आप जो है डीडब्ल्यूएम सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल वेवलेंथ को जो है कंबाइन करके एक जगह से दूसरी ट्रैवल तो करवा रहे हो। 120 किलोमीटर के बाद आप क्या करोगे? 120 किलोमीटर का क्या दूसरा डीडब्ल्यूएम सिस्टम लगाओगे? आपने यहाँ से लेकर कराची से लेकर लाहौर तक कम्युनिकेशन करनी है, 120 किलोमीटर का क्या आप दूसरा डीडब्ल्यूएम लगाओगे बीच के अंदर? नहीं। फिर जब इसकी वजह से, इसकी इस प्रॉब्लम की वजह से डीडब्ल्यूएम सिस्टम जो है ना समझो रुक गया था कि यार थोड़ा इसका कोई हल नहीं है। फिर जब ये इरिबियम डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर आपका इन्वेंट हुआ, ये आपका इजाद हुआ, तो इसने ये सोल्यूशन पेश किया कि भाई आपको जो है बीच में आप फाइबर एम्पलीफायर लगा दो डायरेक्ट। वो क्या करेगा, जितने सिग्नल आ रहे हैं ना, ये रीजनरेटर नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? वो इसमें ऐसे लगा सकते कि भाई एक ही लाइन के ऊपर आप एक रीजनरेटर लगाते हो, उसमें पता चला 60 वेवलेंथ आ रही हैं। उन 60 वेवलेंथ को रीजनरेटर क्या करेगा, हर 7 को क्या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, फिर उनको एम्पलीफाई करेगा, फिर दोबारा ऑप्टिकल करेगा। वो तो पागल हो जाएगा वो।
रीजनरेटर तो नहीं लग सकता था। तो इन्होंने फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर जब से इन्वेंट हुआ, तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट आने वाली 50 वेव आ रही हैं, 160 वेव आ रही हैं, सबको एक साथ एम्पलीफाई करके आगे निकाल देता है ये। दे प्रिजर्व द वेवलेंथ ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, वेवलेंथ को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, सही है। कैन एम्पलीफाई मल्टीपल चैनल, एक साथ आने वाली सबको एम्पलीफाई कर सकता है ये। फाइबर एम्पलीफायर आर 50% चीपर देन रीजनरेटर। इसके अंदर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी किसे कहते हैं, जिसमें ऑप्टिकल से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से ऑप्टिकल में दोबारा कन्वर्जन करना हो, दोनों कन्वर्जन, वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए सस्ता है। वही बता के लिखिए, नो नीड ऑफ ऑप्टिकल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच रीजनरेटर्स आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल single optical signal at one time. A photo detector is used to convert a light signal into electrical signal full amplification। यानी वो ये प्रोसेस था ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपका लाइट सिग्नल को आप लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल में लेके आते थे, फिर उसको जो है रीजनरेट करते थे, रीजनरेट के बाद दोबारा इलेक्ट्रिकल को दोबारा ऑप्टिकल में डाल देते। ये सारे फड्डों से इसकी जान छूट गई है। EDFA यानी ईवीएम डॉट फाइबर एम्पलीफायर जब से आया, इसने DWDM सिस्टम के अंदर ये आसानी कर दी है। जी जनाब, उम्मीद है DWDM के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे academy-khi.com की वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जब भी टाइम हो मैं आपको जवाब दूंगा। शुक्रिया।